वेलकम टू SNBIC मीरपुर। जैसे कि आपको बराबर वीडियो दिए जा रहे हैं और आप लोग मेहनत भी अच्छे ढंग से कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। दो चार बातें यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। पहला बात, वीडियो को सबसे पहले देखें, ठीक। देखने के बाद दूसरे नंबर पर देखें प्लस नोट करें और तीसरे नंबर पर जो नोट किए हुए हैं उसको पढ़ें प्लस देखें, ठीक। ये तीन काम करें एक वीडियो के साथ, ये तीन काम आपको करना है। आप फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप मैसेज कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बात अगर समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। ये आज के लिए इंफॉर्मेशन है आप लोगों को। उसके बाद में बैक टू बैक आपको वीडियो मिल रहे हैं, सारे विषय के वीडियो दिए जाएंगे। कुछ बच्चों ने हमको मैसेज किया कि सर वो जो बेसिक आप बताए थे उसका एक वीडियो बना दीजिए, ठीक। तो आज मैं जो है साइंस के कुछ बेसिक के बारे में बात करेंगे। जो शुरू में हमने आपको वीडियो दिया है लगभग मई में ही, ठीक है। तो हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आया हो ये क्या है। तो आज हम विज्ञान विषय से बेसिक से शुरू कर रहे हैं। एक वीडियो इसका हम बना देते हैं, लोगों ने मैसेज किया, आप लोगों के द्वारा मैसेज किया गया है, तो ये हम बेसिक वीडियो आज हम बना देते हैं। विज्ञान, ठीक। विज्ञान है क्या? अगर हम विज्ञान पढ़ रहे हैं तो विज्ञान की परिभाषा से शुरू करते हैं। कोई चीज़ अगर पढ़ रहे हैं तो वो है क्या, वो जानना बहुत जरूरी है। तो अगर विज्ञान की परिभाषा पूछी जाए तो आप लोगों के द्वारा बताया जाता है कि किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हम लोग प्राचीन काल से पढ़ते चले आ रहे हैं कि किसी वस्तु के सुव्यवस्थित और सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बहुत अच्छी परिभाषा है। किसी वस्तु, ये तो आपकी परिभाषा है, हम लोग भी पढ़ते हैं किसी वस्तु, ये शब्द हम लोग यहाँ यूज करते हैं। किसी वस्तु के सुव्यवस्थित सुसंगठित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। वास्तव में सही परिभाषा है, लेकिन अब क्या किया गया है, किसी वस्तु के स्थान पर द्रव्य का प्रयोग किया गया है। द्रव्य, ठीक है, द्रव्य का प्रयोग किया गया है। द्रव्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। द्रव्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। और वास्तव में है भी, क्योंकि बी प्लस ज्ञान, अगर बी हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, ज्ञान बचेगा, ठीक है। बी हटा दिया जाए तो क्या बचेगा, ज्ञान बचेगा। तो विज्ञान क्या है, द्रव्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है, ठीक। अब सवाल उठता है द्रव्य क्या है। तो द्रव्य के बारे में बताया गया कि जिसमें कुछ भार हो, जिसमें स्थान, जिसके द्वारा स्थान घेरा जाता हो, वो सब क्या होते हैं, द्रव्यमान कहलाते हैं। ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं द्रव्य हैं जो स्थान घेरती हूँ, जिसमें कुछ ना कुछ भार होता है। ये चाक है, ये स्थान घेर रहा है, इसमें कुछ ना कुछ भार है, अच्छा ये भी द्रव्यमान है। हम लोग भी कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, हम लोगों का भी कुछ ना कुछ भार होता है, इसलिए हम भी क्या है, द्रव्य हैं। पेड़ पौधे वो भी कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, उसमें कुछ ना कुछ भार होता है, अर्थात वो भी क्या है, द्रव्य हैं। पंखा द्रव्य है, कुर्सी मेज ये सब क्या है, द्रव्य हैं। क्यों? क्योंकि इनमें भी कुछ ना कुछ भार होता है और ये कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, ठीक। तो द्रव्य को देखा गया कि ये दो प्रकार के होते हैं। अब चूंकि
हम भी द्रव्य हैं, पेड़ पौधे भी द्रव्य हैं, कुर्सी मेज भी द्रव्य है। तो क्या कुर्सी मेज और हम में या पेड़ पौधों हम में, पंखा और हम लोगों में, चार हम लोगों में कुछ अंतर है? तो वैज्ञानिकों ने कुछ अंतर बताया। ठीक, उस अंतर को दो भागों में बताया। पहला बताया सजीव द्रव्य, यानी द्रव्य को दो भागों में बांट दिया। दूसरा सजीव द्रव्य, पहला सजीव द्रव्य और दूसरा निर्जीव द्रव्य। दो हो गए, एक सजीव द्रव्य, एक निर्जीव द्रव्य। सजीव द्रव्य में क्या हुआ? जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, ये सब किस में रखे गए? सजीव द्रव्य में रखे गए। और निर्जीव द्रव्य में जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, चौक, डस्टर, है ना, ये सब किस में रखे गए? निर्जीव द्रव्य में रखे गए। तो द्रव्य को दो भागों में बांट दिया गया, एक सजीव द्रव्य और एक निर्जीव द्रव्य। अब सजीव के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? ये द्रव्यों का अध्ययन करते हैं। निर्जीव के अंतर्गत भी हम द्रव्य का अध्ययन करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। सजीव और निर्जीव में अंतर है। वो अंतर क्या है? पहला अंतर देखिए, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास। दूसरा श्वसन। तीसरा पाचन। चौथा उत्सर्जन। पांचवा प्रजनन। ठीक है, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, प्रजनन और क्या हो सकता है? पोषण। पोषण तो नहीं लिखा है, पोषण। देखिए कुछ ये फैक्ट्स जो सजीव और निर्जीव को अलग करता है। सजीवों में क्या होता है? वृद्धि और विकास होता है। जिनमें वृद्धि और विकास नहीं होगा वो निर्जीव कहलाएंगे। सजीवों में श्वसन होता है, जिनमें श्वसन नहीं होगा वो निर्जीव कहलाएंगे। सजीवों में पाचन होता है, जिनमें पाचन नहीं होगा वो निर्जीव कहलाएंगे। सजीवों में उत्सर्जन होता है, जिनमें उत्सर्जन नहीं होगा वो निर्जीव कहलाएंगे। सजीवों में प्रजनन होता है, जिनमें प्रजनन नहीं होगा वो निर्जीव कहलाएंगे। सजीवों में पोषण होता है, जिनमें पोषण नहीं होगा वो निर्जीव कहलाएंगे। ठीक, तो वृद्धि और विकास, हम लोगों में वृद्धि होती है, विकास भी होती है, तो हम लोग क्या हैं? सजीव हैं। श्वसन, हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। सजीव क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो जो सांस लेता है, जिसमें श्वसन होता है, वो सजीव है, सजीव द्रव्य के अंतर्गत आएगा। और जिनमें श्वसन नहीं होगा वो निर्जीव द्रव्य के अंतर्गत आएंगे। पाचन, हम भोजन करते हैं, तो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारा शरीर भोजन का क्या करता है? पाचन करता है। तो जिनमें पाचन होगा वो सजीव होंगे, जिनमें पाचन नहीं होगा वो निर्जीव होंगे। उत्सर्जन, देखिए जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो आवश्यक चीज़ें और एक अनावश्यक चीज़ें। आवश्यक चीज़ों को हम अपने शरीर में रोक लेते हैं और जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो उनको हम अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो अनावश्यक चीज़ों को अपने शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और ये क्रिया किसमें होती है? सजीव में होती है, निर्जीव में ये क्रिया नहीं होती है। इसलिए जिनमें उत्सर्जन होगा वो सजीव होंगे और जिनमें उत्सर्जन नहीं होगा वो निर्जीव होंगे। ठीक, अगला प्रजनन।
देखिए सजीवों में प्रजनन होता है, यानी वो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए वंश वृद्धि करते हैं, यानी अपने ही प्रकार अपने ही तरह के संतान की उत्पत्ति करते हैं। तो सजीवों में प्रजनन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन निर्जीवों में ऐसा नहीं होता। निर्जीवों में वंश वृद्धि नहीं होती है, इसलिए सजीवों में प्रजनन होता है और निर्जीवों में प्रजनन नहीं होता है। जिनमें प्रजनन होगा वो सजीव कहलाएंगे, जिनमें प्रजनन नहीं होगा वो निर्जीव कहलाएंगे। पोषण, सजीवों को जिंदा रहने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। तो जिनमें पोषण होगा वो सजीव, जिनमें पोषण नहीं होगा वो निर्जीव। ठीक, तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो सजीव और निर्जीव में अंतर कर रहे थे। ठीक, अब इन सब क्रियाओं को करने के लिए ध्यान दीजिए, ये सब क्रिया इन सब को करने के लिए, यानी कार्य करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। कार्य करने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो पता चला ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होता है। ठीक, और ग्लूकोज का निर्माण किसमें होता है? हरे पौधों में होता है। ठीक, तो सजीवों को कार्य करने के लिए इन सबको कार्य, भाई पोषण, प्रजनन, उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, वृद्धि, विकास, इन सब के लिए ऊर्जा चाहिए। और ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होगा? ग्लूकोज से प्राप्त होगा। ठीक, और ग्लूकोज का निर्माण जो है वो हरे पौधों में होता है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अब सजीव को दो भागों में बांट दिया गया। देख लीजिए, सजीव को दो भागों में बांट दिया गया। ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हों, और ऐसे सजीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ठीक, तो दो प्रकार से बांटा गया। पहला जंतु और दूसरा वनस्पति। जंतु और वनस्पति। ठीक, देखिए वनस्पति जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्यों अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के यानी सनलाइट को ये एब्जॉर्ब करती है, और क्लोरोफिल के कारण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यानी वनस्पति जो है, वनस्पति में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक, तो चूंकि जंतु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, अब जंतु में क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो सूर्य के प्रकाश को ये एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, और जब सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे तो इसमें ग्लूकोज का निर्माण नहीं होगा। ठीक, तब तो जंतुओं को अपना भोजन बनाने के लिए, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किस पर निर्भर होना पड़ता है? पौधों पर निर्भर होना पड़ता है। हम लोग
ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या हुए? परपोषी हुए, यानी दूसरों पर निर्भर। वनस्पति क्या हुए? स्वपोषी हुए, क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इस तरीके से जंतु विज्ञान, ठीक है, जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, जंतु और वनस्पति। जीव द्रव्य के अंतर्गत हम जंतु का भी अध्ययन करते हैं, जीव द्रव्य के अंतर्गत हम वनस्पति का भी अध्ययन करते हैं। बस अंतर है कि वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ठीक, ये अपने भोजन के लिए वनस्पति पर निर्भर होते हैं। ठीक है, इतनी बातें समझ में आएगी। अच्छा, अब यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको रफ कर दें। तो दो चीजें आपको समझ में आई, जंतु और वनस्पति। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, जंतु और वनस्पति में। जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, ठीक, ये दो शाखा हैं। जंतु विज्ञान, जीव द्रव्य के अंतर्गत जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जीव द्रव्य के अंतर्गत ही हम वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। बस अंतर क्या है? अभी मैंने बताया कि ये अपना भोजन, वनस्पति विज्ञान यानी वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं बनाती हैं, लेकिन जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, तो उनको किस में रखा गया? जंतु में रखा गया। और जो जिनमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं वो जंतु विज्ञान कहलाता है, और विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम वनस्पति का अध्ययन करते हैं वो वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक, जंतु विज्ञान के जनक, आपसे कभी कोई पूछ लेता है पेपर बोर्ड में कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। ठीक है, तो जंतु विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं अरस्तु। अरस्तु, अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया है। यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं, और इन्हीं के शिष्य थियोफ्रेस्टस, इन्हीं के शिष्य, क्या नाम इनका? थियोफ्रेस्टस। ये फादर ऑफ वनस्पति विज्ञान कहलाते हैं, बॉटनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसको फाइटोलॉजी भी बोलते हैं कभी कभी। देखिए, फाइटोलॉजी और बॉटनी। बॉटनी तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन कभी कोई पूछ लेता है फादर ऑफ फाइटोलॉजी, तो फादर ऑफ फाइटोलॉजी कहते हैं तो हम तो वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी पढ़ के आए हैं, तो फादर ऑफ फाइटोलॉजी भी क्या है? थियोफ्रेस्टस ही हैं। ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में दे देता है कि फादर ऑफ फाइटोलॉजी, तो उसमें दे देगा कि जंतु विज्ञान, उसमें दे देगा कि वनस्पति विज्ञान, है ना, इसमें और भी दे देगा, और एक नाम दे देगा फाइटोलॉजी। वनस्पति विज्ञान के स्थान पर दे देगा फाइटोलॉजी, और इसमें दे देगा नान ऑफ द दी, इनमें से कोई नहीं, तो फाइटोलॉजी। अब फाइटोलॉजी शब्द सुने नहीं है, तो जंतु विज्ञान या तो बॉटनी ढूंढेंगे या तो वनस्पति ढूंढेंगे। अगर दोनों नहीं मिला, फाइटोलॉजी लिखा हुआ है, तो वो इनमें से कोई नहीं पे टिक लगा के चले आएंगे, गलत हो जाएगा। तो फाइटोलॉजी शब्द ध्यान में रखिएगा। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। कभी फाइटोलॉजी पूछ लिया तो भी थियोफ्रेस्टस ही हैं। बॉटनी तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है, बॉटनी आप जान ही रहे हैं। ठीक, अब बहुत से वैज्ञानिक थे, इन्हीं को क्यों कहा गया, या थियोफ्रेस्टस को ही क्यों कहा गया? तो थियोफ्रेस्टस ने लगभग 250 पौधों के बारे में अध्ययन किया। ठीक, इसलिए वनस्पति विज्ञान के जनक कौन कहलाए?
थियोफ्रेस्टस कहलाए। इनकी एक पुस्तक भी है, पूछा जाता है कभी कभी, यूपी बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम, तो थियोफ्रेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम, यानी वनस्पति विज्ञान का इतिहास, हिंदी में आता है कभी भी, वनस्पति विज्ञान का इतिहास, ये इनकी पुस्तक का नाम है। इसी प्रकार से हिस्टोरिया एनिमलस है ना, तो ये जो है हिस्टोरिया एनिमलस यानी जंतु विज्ञान का इतिहास, ये अरस्तु की पुस्तक का नाम है जंतु विज्ञान का इतिहास। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। ठीक, अब आगे चलते हैं। सजीव द्रव्य के अंतर्गत सारी बातें हो गई, अब हम लोग थोड़ा सा निर्जीव द्रव्य में भी अध्ययन कर लें। ठीक, तो निर्जीव द्रव्य में देखिए, निर्जीव द्रव्य को व्यवहारिक विज्ञान भी कहा गया। निर्जीव द्रव्य को क्या कहा गया? व्यवहारिक विज्ञान। ये व्यवहारिक विज्ञान, निर्जीव द्रव्य को व्यवहारिक विज्ञान भी कहा गया। इस व्यवहारिक विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया। पहला फिजिक्स और दूसरा केमिस्ट्री, यानी भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंतर्गत भी हम निर्जीव द्रव्य का अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान के अंतर्गत भी हम निर्जीव द्रव्य का अध्ययन करते हैं। तो फिर अंतर क्या है? अंतर है, भौतिक विज्ञान में हम निर्जीव द्रव्य का अध्ययन करते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान में हम किसी निर्जीव के बाहरी गुणों का अध्ययन करते हैं। जैसे आपसे इस चाक के बारे में पूछा जाए तो आप बताओगे कि कैसा है, इसका आकार बताओगे, इसका रंग बताओगे। ठीक, लेकिन अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए कि इसमें क्या डाला गया है, कितनी मात्रा में डाला गया है, तो शायद नहीं बता पाएंगे, देख करके नहीं बता पाएंगे। तो किसी वस्तु के बाहरी गुणों को देख करके उसके बाहरी गुणों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। लेकिन रसायन विज्ञान में किसी निर्जीव द्रव्य के आंतरिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ रहा होगा? यानी जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण ले रहे हैं, एक गिलास पानी। ठीक, एक गिलास पानी है, ये इसमें पानी भरा हुआ है, ये इसमें पानी भरा हुआ है। अब इस पानी को अगर आप बाहर से देखोगे तो क्या बताओगे? ठोस है, द्रव है कि गैस है? तो आप बोलोगे कि द्रव है। देख करके आपको पता चलेगा कि ये द्रव है। ठीक, कितनी मात्रा है तो अंदाज में आप बता सकते हो। इसका आकार कैसा है आप बता सकते हो, क्योंकि द्रव का आकार क्या होता है और आयतन क्या होता है। आकार और आयतन, इसके बारे में आप बता सकते हो। ठीक, लेकिन अगर आप इसी में पूछा जाए कि इसका रासायनिक सूत्र क्या है तो आप बताओगे H2O। हाइड्रोजन भी इसमें है, इसमें पानी है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा, लेकिन कितना हाइड्रोजन है कितना ऑक्सीजन है, इसका अध्ययन करने के लिए हमें इसमें आना पड़ेगा, रसायन विज्ञान में आना पड़ेगा। ठीक, जैसे और समझ लीजिए हम खड़े हैं तो हमको देख करके आप बताओगे, हमारा कलर बताओगे, हम किस कलर के कपड़े पहने हैं। यदि बाहर से हमको आप देख करके बता सकते हो, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितना है, किस किस कंपोजिशन में है, तो शायद बता पाना मुश्किल है। और उसको बताने के लिए हम किस में जाते हैं? केमिस्ट्री में जाते हैं। बातें समझ में आ रही होंगी। यानी फिजिक्स के अंतर्गत
हम वायु गुणों का, किसी निर्जीव द्रव्य के वायु गुणों का अध्ययन करते हैं, जबकि केमिस्ट्री के अंतर्गत किसी निर्जीव द्रव्य के आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं। और एक बात है फिजिक्स में, निर्जीव द्रव्य के द्वारा बाह्य जगत में होने वाली घटनाओं का अध्ययन भी, और उन घटनाओं की व्याख्या कौन करता है? फिजिक्स करता है। जैसे ये चाक है, चाक को हम छोड़ दे तो नीचे गिरेगा, तो चाक को छोड़ने पर नीचे गिरेगा, ये फिजिक्स इसकी व्याख्या करता है कि क्यों चाक को छोड़ने पर जमीन पर आता है। कोई वस्तु को अगर हम ऊपर से छोड़ दें तो वो जमीन पर गिरता है, क्यों गिरता है, इसकी व्याख्या कौन करता है? फिजिक्स करता है। ठीक, हम कार में चल रहे हैं और कार के अचानक चल देने पर हम पीछे की ओर गिर जाते हैं, कार के अचानक रुक जाने पर, ब्रेक लगाने पर हम आगे की ओर गिर जाते हैं। ये क्यों होता है, इसकी व्याख्या कौन करता है? फिजिक्स करता है। ठीक, तो फिजिक्स में हम किसी निर्जीव द्रव्य के वायु गुणों का अध्ययन करते हैं, वातावरण में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, जबकि केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में हम निर्जीव द्रव्य का अध्ययन करते हैं, लेकिन उसके आंतरिक गुणों का अध्ययन करते हैं। अभी हमने आपको इधर बताया कि जंतु विज्ञान के जनक, फादर ऑफ जूलॉजी, अरस्तु को कहा गया है, और वनस्पति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बॉटनी, जिसको मैंने एक दूसरा नाम दिया था, क्या नाम दिया था? फाइकोलॉजी, फादर ऑफ फाइकोलॉजी हमने बताया था थियोफ्रेस्टस। उनकी पुस्तकों को मैंने बताया था कि वनस्पति विज्ञान का इतिहास, जंतु विज्ञान का इतिहास, जंतु विज्ञान का इतिहास किसकी पुस्तक है? अरस्तु की है। और वनस्पति विज्ञान का इतिहास किसकी पुस्तक है? थियोफ्रेस्टस की है। ठीक, इसी प्रकार से फिजिक्स, भौतिक विज्ञान के जनक, रसायन यानी केमिस्ट्री के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिक्स, ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको भी जानना आपको बहुत जरूरी है। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा गया है। न्यूटन नामक वैज्ञानिक को भौतिक विज्ञान का जनक कहा गया है। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक आइंस्टीन को मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक, इतनी बातें सुना जी। केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जो जनक हैं वो लेवोसिए को रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना गया है। ठीक, तो ये थी हमारे कुछ बेसिक चीज़ें जो हम पहले भी बता चुके थे आपको, लेकिन बच्चों का ये कमेंट आया, मैसेज आया कि ये थोड़ा सा हमको बताया जाए। तो ये विज्ञान क्या है, विज्ञान की कौन कौन शाखाएँ हैं और उनके कौन कौन से जनक हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस किए, जानने का प्रयास किए, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किए। ठीक है, इसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी, ये 4 चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो फिजिक्स अभी चल रहा है, केमिस्ट्री भी हमने आपको मई में दिया था। ठीक है, केमिस्ट्री के भी हमारे वीडियो पड़े हुए हैं, और उसको भी आप लोग देखिए, और देख करके नोट्स बनाइए, उसके बाद फिर उसको एक बार देखिए, नोट्स बनाने के बाद फिर देखिए। अगर कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट करिए, तुरंत उसका हम आपको यथासंभव रिप्लाई देंगे। ठीक, और चूँकि वीडियो ज़्यादा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए आज बस इतना ही। इसका एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, कहीं भी कोई समस्या आएगी तो आप कमेंट करिएगा, हम इसको फिर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।